किसी के पास यदि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो ना, वो खाली खोल के रखो ना, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन के जो आंसर है ना उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है ना, तो इसलिए અહીંયા આપણે અગર આ વેલ્યુ જોવાની હોય તો ઓલા નેચરલ સાયન્સ ના ટેબલ માંથી જોવાનું. સાઇન માં નેચરલ સાઇન ને કોસ માં નેચરલ કોસ. અને જો કોસ નો ટેબલ તમારી પાસે ના હોય તો કોસ 53.1 જોવું હોય ને તો તમારે જોઈ લેવાનું સાઇન 90 માંથી 53 માઇનસ કરો કેટલા આવે? 36.9. સાઇન 36.9 જોઈ લો કે કોસ देखो જેમ લાઈક એક્ઝામ્પલ 4 તમે સાઇન 30 જોવો કે કોસ 60 ને આન્સર શું આવે? સાઇન 30 આપણે ટેબલ યાદ હોય તો चलो कोई बात रीजॉइन कर. ना रीजॉइन की जरूरत नहीं है। चलो पता चल गया ना सभी को? फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कैसे ये रोटेशनल मोशंस का आया। ओके, तो रोटेशनल मोशंस ये क्या था? सेकंड हमने प्रूव किया। सम को ऐसे मेथड से याद रखो। पहला मुझे काम करना है डायग्राम बनाना। डायग्राम अच्छे से हो जाएगा तो बाद में हमने क्या किया, एक तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम्स, लेफ्ट साइड के और राइट साइड के फोर्स को इक्वल बता दो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम्स, रोटेशनल में टॉर्क को इक्वल बता दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को। ये तीन मेथड से ऐसे सम होते हैं। तो पहले हमने क्या किया, देखो पहला हमारा काम था डायग्राम को, तो डायग्राम में खाली ऐसे दिया हुआ था, तो डायग्राम को हमने बनाया। जैसे ये T1 था तो उसके ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, T2 था तो ये और ये। अब ये दोनों जो कंपोनेंट है उसको हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस के हिसाब से दोनों को कंपेयर कर दिया, ये और ये। इससे हमें क्या मिला? T1 और T2 का रिलेशन मिला। देख लो T1 और T2 का रिलेशन। रिकॉर्डिंग बनता है इसलिए फटाफट से दूसरी बार रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान दो। ओके, यहां तक पता चला सभी को? ओके, अब हमने क्या किया, रोटेशनल मोशंस के हिसाब से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स बताए। अब ये दो फोर्स का तो हमने बता दिया, चलो ये वाले दो। अब बच्चे कौन से? ये फोर्स। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ डाउट रहेगा कि सर ये वेट को हमने इस साइड क्यों मेजर नहीं किया। एक बार किसी ने पूछा तो मैंने बताया था, याद करो कि वेट एकदम बीच में लगते थे, इस साइड का फोर्स और इस साइड का टॉर्क, इस साइड का टॉर्क इस साइड का टॉर्क ऑलमोस्ट सेम हो जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी, अब कहीं भी कोई भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से यदि फोर्स लगाओगे ना तो वो कभी भी रोटेशनल फोर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो ट्रांसलेशन फोर्स में कन्वर्ट, ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यदि कोई भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो वो खाली ट्रांसलेशन मोशन ही करेगा। व्हाई? तो बता सकता है रीजन? क्योंकि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज एक्ट, ऑलवेज ट्रांसलेशन मोशन। ऑब्जेक्ट के दूसरे पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज क्या होगा बच्चों? ट्रांसलेशन मोशन ही करेगा। ये घूमेगा मां, ये घूमेगा, लेकिन ये बीच वाला पॉइंट एज यूजुअल रहेगा। बोलो पता चला बच्चों? आना? हाँ ओके ओके। तो हमने क्या किया, तो रोटेशनल मोशंस के लिए जो जवाबदार फोर्स थे उसके टॉर्क मेजर कर दिया, तो उसमें दो ही थे, एक तो ये वाला और ये वाला। काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगे कि सर ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो आपने एक क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया? तो उसके लिए मैंने हिंट बताई थी। ओके, यहाँ से धक्का मारो तो क्लॉकवाइज घूमेगा, और यहाँ से धक्का मारो तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस d था और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस 2 - d, क्यों? टोटल डिस्टेंस 2 दिया था, लेंथ 2 दी थी। ओके, तो इसके हिसाब से हमने कंपेयर किया। T1 और T2 का एक रिलेशन था जो हमने यहाँ वैल्यू डाल दी, तो बाद में तो सॉल्व करा तो d मिल गया। कोई डाउट बच्चों? नो सर। ना सर। पक्का ना? देखो काफी बार ऐसा भी होगा कि आपने यहाँ d लिया होता तो ये 2 - d होता, तो इसी हिसाब से आपका डी और इस आंसर आपका और पीछे का आंसर मैच नहीं भी हो सकता। काफी बार ये ऐसा भी हो सकता है कि आंसर 0.18 आए, 7 8 9 नहीं 0.28 आए, हो सकता है ना? तो इसलिए हमें एग्जाम में इतना आंसर छोड़ के आंसर नहीं लिख देना, आगे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या? कि सेंटर ऑफ मास इज सिचुएटेड 0.72 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्लियर? पता चला बच्चों?
हाँ सर। तो ये ऐसे बताना पड़ेगा भाई ये साइड से इतने डिस्टेंस से, ये साइड से इतने डिस्टेंस से। आपने डी निकाल दी, इसका मीनिंग ये नहीं कि आपका आंसर आ गया, आपको वो स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि बताना पड़ेगा। कोई डाउट है बच्चों ये सम में? अच्छा सम था, ना। मस्त मस्त सम था ये 8 नंबर का। चलो 9 नंबर का ले लेते फटाफट से, 5 मिनट बची है ना, तो 3 सम और कर लेते। 9 नंबर, कार वेट 1800 किलोग्राम, ये कार है, ये दोनों व्हील से फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर, ये दोनों के बीच का 1.8 मीटर डिस्टेंस है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.5 मीटर बिहाइंड द फ्रंट, ये फ्रंट एक्सल है, उससे यहाँ से 0.5 मीटर पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि यहाँ वेट लग रहा है ऑब्जेक्ट का। तो कर लोगे खुद, वो रोड जैसा ही हुआ ना, देख लो। हाँ हाँ तो डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड और द इंच फोर्स। तो पहले क्या करोगे, देखो ये इसका नॉर्मल डायरेक्टिव फोर्स N1 और N2 यहाँ लगेगा, N1 और N2, और वो कितना हो जाएगा, W जितना, mg। हाँ W यानी कि mg, तो N1 N2 मिल गए आपको। हाँ चलो अब रोट, ये हमने एक फोर्स को कंपेयर किया और दूसरा फोर्स को रोट, अब हम टॉर्क के बारे में लगाएंगे। तो टॉर्क के हिसाब से क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क वाइज समझ लो ये घुमा रहा है, तो N1 इंटू डिस्टेंस कितना है बच्चों, 1.05 1.05 इज इक्वल टू दूसरा N2। 1.8 माइनस अब ये कितना दिया हुआ पूरा का पूरा, 1.8 तो ये हो जाएगा 1.8 1.8 माइनस 1.05, 0.75 1.8 माइनस 1.05। अब N1 N2 कर लोगे सॉल्व बच्चों, और M इंटू जी मास कितना दिया हुआ है 1800, हाँ जी कितना दिया हुआ है 10। 10 हाँ हर्ष बोल, શું डाउट છે? सर N1 प्लस N2 खबर ना पड़े। ऊपर के जो फोर्स है ना, ये वाले फोर्स, ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है नहीं, ऑब्जेक्ट अभी स्टेडी है, स्टेडी यानी कि उसके ऊपर लग रहे सारे फोर्स इक्वल हो गए। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स को कंपेयर किया है। अभी उस टाइम पे क्या था, हमारे लिए ये वाला फोर्स था उसकी जगह, याद आया? ऊपर के सब में क्या था, ये वाले फोर्स थे दोनों, इस साइड और इस साइड। और यहाँ हमारे पास क्या है, ऊपर के और नीचे के फोर्स है, ऊपर का N1 और N2, ये ऊपर फोर्स। अब लॉजिकली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो पूरी बस है, कार है, वो इस चीज के ऊपर पड़ी है, ये दोनों वायर टायर के ऊपर, तो टायर उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो दोनों का फोर्स इक्वल कितना होगा, वेट जितना। तो वो कंपेयर किया, क्लियर? हाँ यस सर। ओके। अब दूसरा क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से आप N1 और N2 की कुछ वैल्यू रिलेशन मिलेगा, उसमें हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। कोई एक को मेन बना लेके, N1 को मेन बना के हम क्या करेंगे, दूसरे में डाल देंगे, जिससे N2 मिल जाएगा। कर लोगे खुद बच्चों, मैथ्स का यूज करना है प्रूफ। चलो एक लास्ट करा देता हूँ 10 नंबर का। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द टेंजेंट। ओके 5 4 90 इतना रखो। चलो एक काम करो, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में आज आराम से हो जाएगा, 9 तक तो हो गए ना। 10 कितने हैं टोटल? 21। 21। 10 करा देते, चलो एक करा देता हूँ। एक मिनट खाली एक मैसेज कर देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, फाइंड द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द टेंजेंट टू स्फीयर, गिवन द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर वेयर m इज द मास। ओके टेंजेंट का पूछा है, फर्स्ट का हम ले लेते हैं, टेंजेंट का पूछा है और उसका डायमीटर का दिया हुआ है। तो पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, कर लोगे? यस md²। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, r रेडियस है, तो अननोन फॉर्म में आंसर आएगा। IC आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2mr²/5। अब पता चला मैं क्यों ऐसा बोल रहा था कि आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाले की, स्फीयर की और स्फीयर का
और मैंने सिलेंडर का, इसका सेंटर ऑफ सिलेंडर। मास का इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि जनरली क्या होता है, दे ही दिए थे, और नहीं देते तो वैसे मैंने आपको रट्टा मारने के लिए बोल दिया था वो टेबल में से। हाँ टेबल लर्न कर दो तो भी आपके पास तो आंसर है ही ना, तो इसका कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा एग्जाम में बाद में। प्लस m इंटू आर स्क्वायर कर लोगे सॉल्व? हाँ 7/5 mr²। 5 2 जा 5 और 2 7 7 mr²/5। चलो सेकंड नंबर का देखते थे। बी, given the moment of disk of mass m, radius r, about any diameter, its moments of inertia about the axis normal to disk and passing through the point of the axis. Okay, एक मिनट, हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स डायमीटर, ये डायमीटर ये ऐसा क्रॉस में है, डायमीटर को चीर के पास है, ऐसे पूरा का पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसमें से पास होता है, ऐसा नहीं कि ओके ऊपर एक ऐसा होता है, देखो समझ में, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ये और ये दोनों एक ही होगा, इसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया और इसका एक ही होगा, इसका कितना दिया हो mr², डायमीटर तो mr²/2। अब आपको एग्जाम में पूछा क्या है पता है, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड, इसका ये नहीं करना है, मुझे फाइंड करना है एक तो नॉर्मल यानी कि ऐसे ऐसे जा रहा हो, परपेंडिकुलर, ये जो डिस्क है ना डिस्क से परपेंडिकुलर, थोड़ा मैं अभी मैं थोड़ा सा यहाँ बनाऊ ना तो ऐसे समझ लो, ऐसे अब पता चला, अरे यार एक मिनट, पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या था, ये वाला भाग, ये नंबर का समझ लो, उसको हम एक्स एक्सिस ले, तो एक्स एक्सिस का जो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया था वो हॉरिजॉन्टल था, और ये जो पूछा है ना आपको आई, वो वर्टिकल पूछा है, तो वह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, समझ लो कि हम आई जेड का पूछा है तो आई एक्स और आई वाई का लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो आई एक्स ये डायमीटर, तो दूसरा डायमीटर ये हो सकता है आई वाई, हाँ भले हमने एक्स ऊपर और वाई यहाँ, इसको वाई ले उसको एक्स लो, चलो एक ही चीज है, और परपेंडिकुलर का पूछा है हमें, तो आई एक्स का कितना है mr²/4 अपन mr+mr²/4। अब लेकिन ये जो मुझे आई जेड मिला वो एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर का नहीं मिला, मुझे अभी भी क्या मिला, यहां से निकल रहा भाग मिला, यहां से परपेंडिकुलर मिला, यहां से परपेंडिकुलर नो डाउट, लेकिन यहाँ का परपेंडिकुलर मिला, पता चला यहाँ का सेंटर का परपेंडिकुलर मिला, ये मुझे पूछा है अभी एंड का, तो अभी वो भी पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसके लिए, ये mr²/2। अब मुझे पूछा ये जो मिला वो पासिंग फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर नो डाउट, लेकिन पासिंग थ्रू सेंटर का मिला, क्योंकि हमने सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों का सेंटर का लिया था अबाउट डायमीटर। अब यदि मुझे आई फाइंड करना है जो एंड ये वाला एक्चुअली IC + MD², तो IC + MD² डाल दूंगा फॉर्मूला, बोलो पता चला बच्चों सभी को, mr²/2 + mr², अच्छा 3/2 mr²। पक्का ना, श्योर, कोई डाउट नहीं है? हाँ बहुत अच्छा समझा, कॉन्सेप्चुअली समझो। अभी मुझे है ना 3D के अंदर समझाना ये भी नहीं फार है, अदरवाइज मैं आपको बताता। 5 हो गया, लेकिन चलो इतना रखते आज, ओके। थोड़ा लेक्चर है इसलिए, अदरवाइज में थोड़ा कराता आपको। MCQ कराऊंगा ना इस चैप्टर के, इसलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी ये वाले सम में, ओके। चलो लेक्चर्स यहाँ रखते हैं हम, सारे सम्स 2 टाइम प्रैक्टिस कर देना, ओके। इस वीक में कोई टेस्ट, इस वेडनेसडे टेस्ट नहीं है, इसलिए ये चैप्टर दिवाली से पहले अच्छे से लर्न कर देना सारे स्टूडेंट्स, ओके। चलो बाय बाय।